जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं 18 फरवरी का जो आपका मैथ का पेपर होने वाला प्यारे बच्चों, गणित का, उसका ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे ये ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर 2025 का है। ये 100% प्यारे बच्चों रियल है। यही आपका जो है पेपर छपने वाला है 18 फरवरी का। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर ही जाइएगा, आप गर्दा मचा के आने, आप जो है 100 में से 100 करके आने वाले हैं। पर बच्चों यहाँ देखिएगा, ये सेट कोड जे दिया हुआ है और ये विषय कोड 110 है, ये सभी में सेम रहने वाला है, तो इसको उतना मायने नहीं रखता है। मेन आपका ये 100% ओरिजिनल जो है वायरल क्वेश्चन पेपर है बच्चों, यह मेन मायने रखता है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ही देख कर जाइएगा, तभी आप जो है आसानी से पूरा पेपर 100 में से 100 करके आएंगे। आप मैथ में कितना भी कमजोर क्यों ना हो पर बच्चों, आप कोई मतलब नहीं है, आप आराम से जो है 100 में 100 करके आने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आपको पूरा करके इस वीडियो को देख कर जाना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे पर बच्चों, यहाँ जो है एक बार देख लीजिए, टोटल जो है आपको टाइम की बात करें तो 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। क्लियर है? और फुल मार्क्स 100 का है। यहाँ आप देख रहे हैं ये 2025 का वार कोड है लगा हुआ पर बच्चों, यही पेपर आपको आने वाला है। अब नीचे आप देखिएगा, देखिए ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर है पर बच्चों, आप देख रहे होंगे ये खंड अ यानी सेक्शन ए है। क्या है पर बच्चों? खंड अ यानी सेक्शन ए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं जो 100 से 100 तक रहेंगे, जिसमें से केवल आपको जो है 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है पर बच्चों। क्लियर है? 100 प्रश्न रहेगा जिसमें से केवल आपको 50 का उत्तर देना है। सभी प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे, तो टोटल जो है अंक जो है टोटल फुल मार्क्स 50 का हो गया। क्लियर है? तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। पर बच्चों पूरा वीडियो को देखिएगा, इतना आसान तरीका से जो है कोई भी आपको यूट्यूबर या फिर टीचर नहीं बताएगा, उतना जो है बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न को पढ़िएगा बच्चों, कह रहा है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। बच्चों इस प्रश्न को हम दो मेथड से बनाएंगे। पहले आप बेसिक मेथड इसका समझ लीजिए कि 2 का घातांक आपको 64 के अभाज्य गुणनखंडों में पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, 64 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे पहले तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे ये 32, फिर 2 से लगाएंगे ये 16, फिर 2 से लगाएंगे ये 8, फिर 2 से लगाएंगे ये 4, और फिर जो है 2 से लगाएंगे ये 2, और फिर 2 से लगाएंगे 1। यहाँ 1 आ गया मतलब रुक जाना है। अब 2 गिन लेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर पावर 6 हो गया। तो यही पूछा जा रहा था बच्चों, 2 का घातांक कितना है, तो 2 का घातांक कितना हो गया 6। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक मेथड पर बच्चों ये है। इसका दूसरा मेथड क्या है समझिए आप। दूसरा मेथड पर जो आप 64 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो 64 को आप जो है लिख सकते हैं 8 × 8, ये लिख सकते हैं, या फिर या 16 × 4 ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों बात बराबर। अब 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का घात 3, और यहाँ भी 2 का घात 3। तो देखिए 2 यहाँ दोनों जगह सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो देखिए 2 पर पावर 6 देखिए डायरेक्ट निकल के आ गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोनों मेथड समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। पढ़िएगा बच्चों, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि महत्तम समावर्तक जो है P, Q गुना लघुत्तम समावर्तक P, Q बराबर है। बच्चों इस प्रश्न को आप आराम से समझिए। आपको जो है महत्तम समावर्तक कहने का मतलब हुआ HCF। महत्तम समावर्तक का क्या होता है, HCF मतलब, और लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है LCM। ध्यान रखिएगा। तो महत्तम समावर्तक P और Q दो संख्या है, इसका महत्तम समावर्तक कह रहा है गुना लघुत्तम समावर्तक, तो P और Q किसके बराबर होगा। तो एक फार्मूला आपको आता होगा बच्चों कि LCM गुने HCF बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो LCM गुने HCF क्या हो जाएगा, P गुने Q के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा P गुने Q जो है ऑप्शन ए दिया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि लघुत्तम गुने महत्तम समावर्तक जो है क्या होता है बच्चों, तो वो जो है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गया? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 3 को पढ़िएगा बच्चों, कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है। अब बच्चों जल्दी से बताइए, किसी बहुपद की घात जो है
हमेशा याद रखिएगा वो पूर्ण संख्याएं होती है। क्या होती है बच्चों? किसी भी बहुपद की घात जो है वो पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं, गिनती की संख्या में अगर हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो वो जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्लियर है? तो घात के रूप में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो वही पूछा जा रहा था, घात क्या हो सकता है? तो पूर्ण संख्याएं हो सकती है। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न 4 की बात करते हैं बच्चों। देखिए प्रश्न 4 को पढ़िएगा। ये ax² प्लस bx प्लस सी, जहां कह रहा है a बराबर नहीं है 0 का आलेख होगा। बच्चों इसका आलेख क्या होगा? तो इसको रट्टा मार लीजिए बच्चों। उसका जो आलेख जो है क्या हो जाएगा? परवलय होता है। क्या होता है? परवलय होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है कि शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। बच्चों बहुपदों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो है बहुपद की संख्या पूछा जा रहा है, तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आराम से इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? शून्यक आपको जो बच्चों कितना दिया हुआ है? तो 2 और 8 ये शून्यक दिया हुआ है। अब देखिए बच्चों ये तो दुगो अगर शून्यक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये द्विघात बहुपद है। क्या होगा बच्चों? ये द्विघात बहुपद है। 2 शून्यक मतलब द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद जो है, इसको जो है द्विघात बहुपद का समीकरण कैसे लिखा जाता है? तो x² माइनस क्या होता है? शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? 2 + 8 इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल 2 × 8 हो जाएगा। समझिएगा क्या हो गया बच्चों? तो x² माइनस 8 × 2 10x और फिर ये प्लस 8 × 2 = 16। अब देखिए बच्चों ये क्या निकल के आ गया? ये एक प्रकार का एक ही ना बहुपद निकला है। यही कह रहा है कि ये बहुपद हो गया, ये एक बहुपद होगा बच्चों। तो वही पूछा जा रहा है कि बहुपदों की संख्या कितनी है? तो एक बहुपद हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? इसी तरह आपको निकालना है। आगे हम लोग चले प्रश्न 6 को पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो बच्चों यही पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद जो है क्या होगा। तो इसको निकालने का अभी हमने पिछले प्रश्न में तरीका बताया है। क्या होता है? x² माइनस दोनों शून्यकों का योगफल, तो 2 + 6 इंटू एक्स, फिर प्लस क्या होता है? दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो दोनों शून्यकों का गुणनफल यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ देखिएगा तो 2 × 6 तो कितना हो गया? अब देखिए यहाँ x² माइनस 2 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8x, फिर प्लस 6 × 2 = 12। देखेंगे तो ऑप्शन कहाँ दिया है? तो वही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। x² माइनस 8x प्लस 12 जो है ऑप्शन डी दिया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया द्विघात बहुपद कैसे निकालना है। अब देखिए प्रश्न 7 को पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। अब बच्चों इसका शून्यक आपको निकालना है। इसका हम डायरेक्ट आपको ट्रिक बताते बच्चों। जब प्लस प्लस रहे, जब प्लस प्लस रहे, पूरा अगर प्लस रहे तो उसका शून्यक दोनों जो है ऋणात्मक होता है। क्या याद रखना है? जब पूरा सभी में प्लस प्लस रहे तो उसका शून्यकों जो है दोनों जो है ऋणात्मक होगा। ये द्विघात बहुपद है तो दोनों शून्यक आपको ऋणात्मक जो है हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, आप निकाल कर इसका जो है शून्यक देख सकते हैं, आपको दोनों ऋणात्मक आएगा। क्लियर है? तो आपको याद रख लेना है। प्रश्न जो है 8 कह रहा है बच्चों, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? उल्टा है। क्या है? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तब कह रहा है कि k का मान होगा। बच्चों हम क्या करते हैं? एक शून्यक हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा इसके उल्टा है, तो उल्टा क्या होगा? 1/अल्फा हो जाएगा। समझ गए? 2 शून्यक जो है एक बहुपद दिया है, ये इसका जो है शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर एक को अल्फा माने तो दूसरा 1/अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? अब के का मान चाहिए बच्चों, तो एक बात आप बताइए, के का मान कैसे निकलेगा? जब दोनों शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a। तो यहाँ c का मान क्या हो जाएगा? -k। अब बट्टे a का मान क्या हो जाएगा? x² के साथ जो गुना रहता है वो जो है a दर्शाता है, x के साथ जो गुना रहता है वो b दर्शाता है, जिसमें x उक्स नहीं लगा रहता है तो वो c दर्शाता है। यहाँ -k हो गया, -k जो है यहाँ c हो गया। अब बट्टे a क्या हो जाएगा? 2, तो -k/2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ अल्फा अल्फा देखिए कट जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ क्या बचा? 1। तो k का यहाँ देखिए बट्टे 1 कर सकते हैं, तो यहाँ जो है -k का मान क्या हो जाएगा? क्रॉस गुना कर लेंगे तो 2 हो गया। अब माइनस को 2 की तरफ ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा k का मान।
तो यही आपसे पूछा जा रहा था कि के का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन देखिएगा बिल्कुल बी दिया है, तो वही सही हो जाएगा। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे पर बच्चों 9 की ओर पढ़िएगा। कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो पी 1 का मान होगा। मतलब x के जगह क्या रखना है पहले बच्चों, 1 रखना है। x की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, और इसका मान जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। p1 का मान बोला है तो x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करिएगा फिर प्लस 5 गुने 1 होगा, फिर माइनस 12, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 होगा, फिर प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, फिर माइनस 12, 5 1 कितना हो जाएगा 6 और माइनस 12। अब 6 माइनस 12 कितना होगा, 6 में से 12 जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे सी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए प्रश्न जो है 10 को पढ़िएगा पर बच्चों। कह रहा कि युग्म समीकरण ये दिया है, 2 समीकरण दिया है, पूछा जा रहा है इसका हल क्या होगा। इसका हल क्या होगा पर बच्चों, तो देखिए आप इसको जो है निकालने का एक तरीका हम बताते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आपको निकाल लेना है। अब देखिए पहला जो समीकरण है यहाँ a1 कैसे निकलेगा पर बच्चों, पहला समीकरण को आप आराम से पहले हल करिएगा। देखिए इस तरह से, ये जो है 2x प्लस 4y और 3 को जो है इधर बराबर के बाईं साइड लाएंगे तो ये प्लस में है तो माइनस बराबर 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा इसी तरह इसको भी कर लेंगे। पहले x वाला देखिए प्लस में है तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 6x प्लस 12y, फिर ये 6 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है a1 का मान पर बच्चों पहले निकालिए। a1 का मान जो है ना 2 के साथ जो गुना है, x के साथ जो संख्या गुना है 2, ये a1 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये y के साथ है, ये b1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 जो दिया है ये c1 हो जाएगा। समझ गए। अब a2 क्या हो जाएगा, ये 6, a2 जो है 6 होगा। और यहाँ b2 क्या हो जाएगा पर बच्चों, तो ये 12 हो जाएगा b2, और c2 क्या हो जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। अब सबका मान यहाँ रख लीजिए पर बच्चों। यहाँ आप देखिए a1 मतलब 2/a2 का मान कितना दिया है 6, तो 2/6 बराबर क्या हो गया b1/b2। b1 4 है और b2 कितना है 12 है, बराबर c1/c2। c1 कितना है -3 है, अब बट्टे जो है c2 यहाँ -6 है। अब देखिए काटिएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 एकम 4, 4 तिया 12, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखिए पहले तो यहाँ क्या आया है 1/3 बराबर 1/3 अब बराबर जो है 1/2। अब देखिए ये तो बराबर नहीं होगा, ये 1/3 1/3 तो बराबर है, लेकिन 1/2 जो है इसके बराबर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं अगर c1/c2 है तो पहले तो इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। याद रखिएगा कोई हल नहीं होगा, यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कोई हल नहीं होगा तो ऑप्शन देखेंगे तो ये दिया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कितना छोटा प्रश्न था, इसको समझाने में कितना आपको टाइम लगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप समझ चुके हैं। आपको इसी तरह निकालना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा प्रश्न 11 को पढ़िए पर जो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, याद रखिएगा बच्चों, डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप जो है मानक विचलन नहीं होता है। कौन पर बच्चों, मानक विचलन। यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन डी जो दिया है ये माप नहीं होता है। प्रश्न 12 को पढ़िएगा पर बच्चों। कह रहा है परीक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक है। अब बहुलक कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। बहुलक आपको ऐसे निकालना है, इसमें देखिए कौन संख्या जो है सबसे अधिक बार जो है रिपीट होके आया है, मतलब सबसे अधिक पुनरावृत्त किसका हुआ है। 14 के देखिएगा एक बार, यहाँ देखिएगा 2 बार, तो 14 पर बच्चों यहाँ जो है 14 जो है 2 बार आया है। कितना बार आया है, 2 बार आया है। सबसे जो अधिक बार आएगा पर बच्चों वही जो है बहुलक को दर्शाएगा। 15 के देखिएगा एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 15 कितनी बार आया है, 3 बार। अब देखिएगा पर जो 15 ही जो है सबसे अधिक बार आया है। आप देख लीजिएगा 13 1 2 2 बार आया है इस तरह। अब जो है तो इसलिए सबसे अधिक बार यहाँ 15 आ रहा है, तो यही इसका बिल्कुल सही जो है आंसर आ जाएगा। बहुलक बराबर 15 निकल के आ गया। क्लियर है। क्या कोई भी परीक्षण जब दिया रहे तो बहुलक जब पूछे तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है सबसे अधिक बार जो संख्या रिपीट होगा वही उसका सही आंसर बहुलक होगा। समझ गए।
प्रश्न जो है पढ़िएगा 13 को, क्या कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 बोला, पहला प्राकृतिक संख्या कितना होता है बच्चों? 1 होता है। दूसरा 2, 3, 4, 5, कितना बोला जा रहा था? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बोला जा रहा है बच्चों। तो माध्य का क्या फार्मूला होता है? तो आपको पता होगा, सभी परीक्षणों का योग बट्टे टोटल परीक्षण जितना नंबर है। तो टोटल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, बट्टे के नीचे 5 रखेंगे और सभी को जोड़ लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। क्लियर है? माध्य ऐसे ही निकालना है, जो संख्या दिया है सभी को जोड़ लेना है और गिन लेना है कितना संख्या है, उसको बट्टे के नीचे रख लेना है। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 15/5 यानी काटेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा। ऑप्शन जो है बी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 14 को पढ़िएगा। परीक्षण ये दिया हुआ है और इसका माध्यक पूछा जा रहा है। इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पर तो सबसे पहले देखिएगा, टोटल संख्या को गिनिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या पर जो क्या है? 7 सम है कि विषम है? तो आप कहिएगा सर ये तो विषम है। जब विषम संख्या आए गिनने के बाद तो क्या करना है? अपने मन से 1 जोड़ लेना है और बट्टे 2 कर लेना है। क्या करेंगे? जब विषम संख्या आ जाए तो 1 जोड़ लेंगे उसमें अपने मन से और बट्टे 2 कर देंगे। तो 7 + 1 जोड़ेंगे और बट्टे 2 करेंगे। तो 7, 1, 8, 8/2 मतलब 4 आ गया। चौथा जो संख्या होगा वही पर जो माध्यक होगा। अब क्या करना है? इसको जो है आप जो है या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या फिर घटते क्रम में सजा लीजिए। उसके बाद जो चौथा संख्या आएगा वही जो है इसका सही आंसर होगा माध्यक के। तो आप करिए या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम। अगर बढ़ते क्रम में घटा रहे हैं तो सबसे छोटका को पहले लिखेंगे। तो सबसे छोट इसमें कौन है? पर जो 6 है। उसके बाद कितना है? 7 है। उसके बाद 8 है। उसके बाद कितना है बच्चों? उसके बाद 8 के बाद कितना है? आप देख रहे होंगे, आप 8 के बाद 12 है। उसके बाद 13 है। उसके बाद 15 है। टोटल देखिएगा तो कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए यहाँ हुआ 7, 2, 2, 4, 2, 6, एक और कौन बचल है? कौन बचल है पर बच्चों? 12 जो है, 13, 15 हो गया, एक 14 है, उसके बाद 15 है पर बच्चों, तो 14 हो गया। देखिए टोटल इतना आ गया। अब देखेंगे इधर से भी आप चौथा संख्या देखेंगे, 1, 2, 3, 4, चौथा क्या आया? 12। इधर से भी आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, तो 12 जो है पर बच्चों ऑप्शन डी यही जो है आपका माध्यक हो जाएगा। समझ गए कैसे निकालना है? जब विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे? 1 जोड़ के आधा कर देंगे। क्लियर है? प्रश्न 15 को पढ़िएगा। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होगा। क्या कह रहा है बच्चों? कि माध्यक का 3 गुना, क्या कह रहा है? अगर ये माध्यक है तो कह रहा है इसका जो है 3 गुना, फिर कह रहा है गुने माध्य का 2 गुना, इसका अंतर बोल रहा है किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा ये फार्मूला होता है बच्चों, बहुलक बराबर, क्या फार्मूला होता है? बहुलक बराबर 3 माध्यक - 2 माध्य। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। माध्यक का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना, ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। प्रश्न जो है 16 को पढ़िएगा पर बच्चों। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पर बच्चों? याद रखिएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। जब भुजा यहाँ ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कहाँ दिया है? ऑप्शन सी दिया है, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है यहाँ 17 को पढ़िएगा। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है के बराबर हो तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वर्ग का क्षेत्रफल का। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल छोटा है वर्ग का क्षेत्रफल से, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल से, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे इसको बनाएंगे पर बच्चों? चलिए समझाते हैं हम आपको। देखिए एक बात समझ लीजिए पर बच्चों, आपको क्या करना है, क्या दिया है सबसे पहले उस पर फोकस करिए। ये परिधि, वृत्त का परिधि क्या होता है? तो 2πr होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों? 4 गुने भुजा होता है। समझ में आ गया? तो दोनों का मान 88 दिया हुआ है, दोनों का मान 88 दिया हुआ है, तो दोनों को निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो देखेंगे तो 2 पाई की जगह क्या रखना है बच्चों? 22/2 गुने आर का मान पता नहीं तो आर को आर रखेंगे बराबर 88। अब देखिएगा यहाँ 22 दूनी 44 दूनी 88, 2 से कट गया। आर का मान क्या हो जाएगा? 2 उधर जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी रेडियस इसका 4 निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। एरिया यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। तो पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर स्क्वायर है, आर की जगह क्या हो जाएगा बच्चों?
सॉरी यहाँ 22/7 ना होगा, तो 7 दूनी ये 14 हो जाएगा। तो आर की जगह 14 का स्क्वायर मतलब 14 दो बार लिखना है। तो 7 दूनी 14, दो बार में कट गया, 14 दूनी 28 को 22 से गुना करेंगे, 28 को 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा पर जो 28 दूनी 56, हाथ में 5, 28 दूनी 56, 5 61, 616 पर जो हो जाएगा ये इसका एरिया, इसका वृत्त का एरिया। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ 4 गुने भुजा दिया हुआ है पर जो, यहाँ 4 गुने भुजा दिया हुआ है, तो इसको अलग से निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ पर जो भुजा का मान कितना आएगा, भुजा का मान जो है 88 के तरफ ये 4 जाएगा बट्टे में, तो कट के कितना 22 हो जाएगा, तो भुजा 22 आ गया। अब इसका एरिया निकालेंगे, मतलब क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है। तो यही कह रहा है कि ये दोनों देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है 616 और इसका 484, ये दोनों बराबर है पर जो नहीं, ऑप्शन ए जो दिया है कह रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। देखेंगे तो बच्चों ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से, तो ऑप्शन में देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल जो है बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। देखिए जिधर मुंह घुमा रहता है, जिधर मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब वो बड़ा को दर्शाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 18 का रहा, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। बच्चों प्रत्येक किनारा जो है आपको ए इकाई है तो उसका विकर्ण पूछा जा रहा है, तो घन का विकर्ण क्या होता है √3 गुने भुजा, ए जो है यहाँ भुजा है तो √3a हो जाएगा। बच्चों ऑप्शन में देखेंगे √3a इकाई कहाँ दिया है, ऑप्शन ए दिया है, यही सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये तो फार्मूला था, बहुत ही आसान था। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, त्रिज्या r तथा ऊंचाई i वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h घन इकाई। ऑप्शन जो बी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, यदि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात आपको 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। बच्चों देखिए यहाँ क्षेत्रफल को हम a से डिनोट करते हैं, ये कितना दिया हुआ है 4:25 दिया है। जब भी आपको त्रिज्या यानी रेडियस यानी त्रिज्या पूछे तो बच्चों क्या करना है, दोनों पर जो है रूट अपने मन से चढ़ा लेंगे, यही जो अनुपात निकल के आएगा ये त्रिज्या का अनुपात होगा। तो √4 का मान क्या होता है 2 होता है, अनुपात √25 का मान 5 होता है, तो ये 2 अनुपात जो 5 आएगा यही जो है त्रिज्या होगा। क्या होगा बच्चों, त्रिज्या हो जाएगा। तो देखेंगे 2:5 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी दिया है, बिल्कुल याद रख लेना है, सही हो जाएगा। समझ में आ गया आपको कैसे निकालना है, बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा। प्रश्न 22 कह रहे बच्चों, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद ये इतना दिया हुआ है तो इसका जो है सार्व अंतर होगा पूछा जा रहा है। बच्चों ये जो दिया है ना, ये सामान्य पद मतलब an का मान दिया है, an का मान क्या दिया है बच्चों 13 - 2n। अब क्या करेंगे, n के जगह पर बच्चों आप जो है कुछ भी रख सकते हैं, जैसे n की जगह मान लीजिए अगर हम 1 रखते हैं तो इसका an का मान कितना आएगा 13 - 2 गुने n की जगह 1 रखेंगे तो 13 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 बचा। फिर अगर n का मान 2 रखते हैं तो यहाँ से कितना आएगा मान, an का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखिएगा 13 - 2 गुने 2, तो 13 में से 2 दूनी 4 जाएगा तो 9 बचा। इसी तरह n का मान अगर 3 रखेंगे तो a3 का मान कितना आएगा बच्चों, ये a2 हो गया। तो इस तरह से यहाँ 13 - 2 गुने n की जगह रखेंगे, n की जगह 3 रखेंगे तो 3, तो 13 में से 3 दूनी 6 जाएगा तो ये 7 बचेगा। देखिए बच्चों 11 9 7, ये क्या AP का सीरीज बन रहा है बच्चों, क्या आ रहा है 11 9 7 इस तरह से आ रहा है। तो बच्चों यही पूछा जा रहा है इसका सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 इस तरह से बढ़ते जाता है, तो A2 - A1 कर लेंगे और D का मान आ जाएगा, मतलब सार्व अंतर A2 - A1 करना है, D का मान A2 - A1 करिए या फिर A3 - A1 करिए, तो 9 में से 11 जाएगा तो -2 जो है इसका D का मान निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन डी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए आगे हम लोग चल रहे पर जो पढ़िएगा इस प्रश्न को जरा गौर से, कह रहा कि समांतर श्रेणी जो है ये दिया हुआ है 126 120 114 को डॉट का पद, कौन सा पद कह रहा है 0 होगा, मतलब कौन सा पद 0 होगा पर जो मतलब an का मान आपको कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ये अंतिम पद दिया हुआ है पर जो ये कौन सा पद 0 होगा, मतलब आपको n का मान चाहिए और an का मान मतलब लास्ट टर्म जो है इसका 0 दिया हुआ है। तो क्या फार्मूला होता है, an बराबर a + n - 1 गुने d। an का मान 0 रखना है
और ए का मान कितना है, पहला जो प्रथम पद होता है वो ए दर्शाता है, तो 126 होगा। फिर प्लस एन का मान निकालना है तो n-1 गुने डी का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, ये A1 होता है, ये A2 होता है, तो A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब 120 में से ना बच्चों 120 में से 126 जाएगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। तो ये -6 जो है डी का मान आ गया। यहाँ से 126, अब देखिए -6 को n से गुना करेंगे तो -6n होगा, फिर -6 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। क्लियर है, बराबर 0। अब देखिए 126 प्लस 6 क्या होगा, 0 बराबर 126 प्लस 6 132 -6n हो जाएगा। अब 6n के 0 की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में, तो ये प्लस में हो जाएगा। 132 को यहीं रहने देंगे तो n का मान क्या हो जाएगा, 132/6 काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 22, तो ये 22 से कट जाएगा, तो यानी n का मान पर जो 22 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। प्रश्न जो है 23 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान जो है 90 है, तब ए बी जो है 12 है, बी सी 5 सेंटीमीटर है, ए सी 13 सेंटीमीटर है, तो साइन सी का मान पूछा जा रहा है कि साइन सी बराबर होगा, किसके बराबर होगा। पर जो क्या दिया हुआ है कि अगर एक त्रिभुज ऐसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसका जो है कोण बी जो है कह रहा है कि 90 डिग्री है, समकोण है। यहाँ मान लीजिए ये ए है, ये सी है। अब पूछा कह रहा है कि ए बी का मान जो है ये 12 दिया हुआ है, ये ए बी होगा, तो ए बी का मान कितना दिया है, तो ये 12 दिया है, सेंटीमीटर सब है। यहाँ कह रहा है बी सी का मान पर जो कितना है, ध्यान रखिएगा बी सी का मान पर जो कितना दिया है, तो बी सी का मान जो है ये जो है बी सी होगा, तो बी सी का मान कितना दिया है, 5 दिया हुआ है। इसी तरह ए सी का मान कितना दिया हुआ है, ए सी का मान पर जो 13 जो है सेंटीमीटर दिया है। अब पर जो पूछा जा रहा है कि साइन सी का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं बहुत ही आसान तरीका से। पर जो कोण सी देखिए यहाँ ध्यान रखना है, ये सी जो साइन के बाद जो है ये सी अंतिम में है, तो ये कोण को दर्शाता है, ये इस कोण के अनुसार आपको साइन सी का मान निकालना है। तो साइन सी बराबर क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, P/H होता है। क्या होता है, P/H। P जहाँ क्या होता है, लंब होता है, और H क्या होता है पर कर्ण होता है, याद रखिएगा। तो कोण C के अनुसार आपको P कैसे खोजना है, जैसे ये C हो गया, तो C के सामने जस्ट सामने जो भुजा होगा पर ये जो दिया है AB, ये जो है लंब हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा, यहाँ लंब जो है AB हो जाएगा। क्लियर है। कर्ण जो है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या AC दिया है, ये कर्ण हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए बच्चों क्या चाहिए, P का मान तो आपको यहाँ जो है 12 निकल के आ गया, लेकिन कर्ण का मान आपको नहीं पता, कर्ण भी दिया हुआ है 13, तो 12/13 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आएगा, इसी तरह आपको करना है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे 24 की ओर, पढ़िएगा बच्चों। कह रहा है यदि cos थीटा का मान जो है P दिया हुआ है, cos थीटा बराबर P, तो tan थीटा का मान होगा। पर बच्चों एक बात बताइए आप, cos थीटा का मान P है, तो अगर tan थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा अब बट्टे क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा को मान तो P दिया है, तो साइन थीटा अब बट्टे जो है cos थीटा का मान, cos थीटा की जगह P रख लेंगे तो P। अब साइन थीटा का मान निकालेंगे तभी जो है ये क्वेश्चन बनेगा। पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालते हैं, अगर 1 के तरफ जो है अगर कॉस स्क्वायर ले जाएंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अगर साइन थीटा बराबर अगर निकालते हैं, अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो सामने जो है बराबर के दाईं साइड जो है रूट चढ़ जाएगा, ये कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर देखिएगा यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा का मान P दिया है, तो कॉस स्क्वायर कर देंगे तो P का स्क्वायर हो गया, तो ये साइन थीटा का मान आ गया। तो यही तो आपको निकालना था, तो अंडर रूट साइन थीटा के जगह रख लेंगे 1 माइनस P स्क्वायर, अब बट्टे क्या हो गया नीचे P। ऑप्शन में देखेंगे कहाँ दिया है, अंडर रूट 1 माइनस P स्क्वायर। ऑप्शन ए को गौर से देखिए, ये दिया है अंडर रूट 1 माइनस P स्क्वायर बट्टे P, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आपको आ गया होगा। प्रश्न 25 को पढ़िएगा बच्चों। करा 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। ऑप्शन बी जो दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 26 को पढ़िएगा। सेक बी गुने कॉस बी का मान क्या होगा। देखिए बच्चों सेक बी का मान, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, तो थीटा के जगह यहाँ बी रखना है और गुने कॉस थीटा, कॉस बी
देखिए कॉस बी ऊपर नीचे कट जाएगा, दोनों गुना में है, तो क्या बचा, एक बचा, एक ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 27 को पढ़िएगा पर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि यदि कॉट थीटा, ये ध्यान से देखिएगा, ये कॉट थीटा दिया है, कॉट थीटा का मान जो है 1/√3 दिया हुआ है, तो सेक थीटा का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है बच्चों, सेक थीटा का, याद रखिएगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कॉट थीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1/√3। कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, b/p होता है, जहां b क्या होता है बच्चों, आधार होता है, b क्या होता है बच्चों, आधार होता है, p क्या होता है बच्चों, तो लंब होता है, p क्या होता है, तो लंब होता है। अब आपको जो है सेक थीटा का मान चाहिए, तो सेक थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है आपको पता होगा, h/b होता है। क्या होता है, h/b, h क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और b क्या होगा, आधार हो गया, मतलब कर्ण बटे आधार का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, तो चलिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ आधार दिया है, लंब दिया है, अब आपको कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है, √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का मान इस तरह से आप निकालेंगे, तो √3 का स्क्वायर करिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 3 बचा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही होगा, तो √4 हो गया। तो √4 का मान क्या आ गया, 2 निकल के आ गया। तो कर्ण का मान क्या निकला बच्चों, कर्ण जो है 2 निकल के आ गया। तो अब यहाँ रख लेंगे, सेक थीटा का आपको मान पूछा जा रहा है, तो कर्ण जो है 2 आ गया, और आधार कितना दिया हुआ है, आधार जो है 1 दिया है, आधार 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है आधार को दर्शाएगा, ये जो है लंब को दर्शाता है, तो 2/1 यानी 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ऐसे ही आपको बनाना है। प्रश्न 28 को पढ़िएगा बच्चों, क्या रहा है, यदि a बराबर 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a का मान पूछा जा रहा है। बच्चों a के जगह आप 45 डिग्री रख लीजिए, साइन a मतलब 45 डिग्री, फिर प्लस कॉस a के जगह 45 डिग्री रखिएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता था आपको पता होगा, 1/√2 होता है, बट्टे कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। ये तो भिन्न का जोड़ लेंगे, भिन्न का जोड़ इस तरह से करेंगे तो नीचे वाला कैल्शियम लिया जाता है, तो √2 होगा, 1 + 1 मतलब 2/√2 हो जाएगा। अब पहले तो इसका जो है परमेयकरण कर देंगे, तो ऊपर नीचे √3 से √2 है, तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2√2, और नीचे √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो कट जाएगा 2, तो √2 इसका जो है बिल्कुल आंसर हो जाएगा ए, सही, याद रखिएगा। समझ में आ गया। प्रश्न 29 को पढ़िएगा, यदि 2 sin अल्फा का मान 2 के बराबर है तब अल्फा पूछा जा रहा है। पहले तो इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 है, इधर बराबर की तरफ 2 ले जाएंगे तो 2/2 यानी कट के 1 आ जाएगा। अब साइन अल्फा 1 है, इसका मतलब साइन जो है अल्फा के जगह कितना डिग्री रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 90 डिग्री रखेंगे, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान जो है 1 के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री यहाँ रहना चाहिए। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए। प्रश्न जो है 30 को पढ़िएगा, कह रहा है कि tan 21 डिग्री बट्टे कॉट 69 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए आपको पहले तो इसका जो है मान आपको क्या करना है, आपको ये जो डिग्री दिया है इसको जोड़िएगा। अगर 90 पुर रहा है और tan का उल्टा कॉट है, इसका मतलब डायरेक्ट इसका जो है 9 21 को 69 से जोड़िएगा। अगर ये 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और जब tan और बट्टे के नीचे अगर जो है उल्टा कॉट दिया है तो इसका मान डायरेक्ट आपको 1 हो जाएगा। पर जो कितना हो जाएगा, 1 आपको याद रखना है। कॉन्सेप्ट समझिए कैसे आपको करना है, ये तो ट्रिक बता दिए। जैसे tan बट्टे उल्टा जो है, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक होता है, इसी तरह कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। इस तरह से रहेगा। जब 90 डिग्री दोनों कोण को जोड़ने के बाद अगर पुर रहा है, अगर बट्टे में है, तो उसका मान डायरेक्ट 1 याद रखना है। नहीं अगर आता है तो बेसिक से बनाएंगे। tan 21 को जो है, tan 21 को है 90 में से अगर 69 घटाएंगे तो tan 21 आएगा, बट्टे नीचे को ऐसे ही कॉट 21 69 ही रहने देना है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा की जगह क्या 69 डिग्री हो जाएगा, बट्टे कॉट थीटा। देखिए कट जाएगा, दोनों सेम चीज़ है, एक ही ना आया। तो इसी तरह हमने बोला आपको एक जो है याद रखना है ट्रिक से। तो इस तरह से हमने टोटल पर बच्चों आपको 30 प्रश्न जो है इसमें कराए हैं। कितना प्रश्न कराए हैं बच्चों, याद रखिएगा 30 प्रश्न कराए हैं। बच्चों सारा प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% यही सारे प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इस बात को आप लिख लीजिए, या वादा करते हैं हम, सारे प्रश्न यही आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो, वायरल प्रश्न जो है आपको सबसे पहले पहुंचता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।